Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. आप सभी को पता है कि क्लास 6 की हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 8 की हिस्ट्री इस चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और ज्योग्राफी। ठीक है, अब एक और रिकमेंडेशन मुझे आप लोगों से ये चाहिए कि अब मैं सोच रही हूँ एक दिन में दो दो क्लासेस, कभी ज़रूरत पड़े तो 2 क्लासेस या 3 क्लासेस कंप्लीट करवाऊँ, जिससे 10 से 12 जनवरी तक आपका ये एसएसटी का सीटेड पेपर 2 का सिलेबस आपका एनसीईआरटी का टोटली ख़त्म हो पाए। ओके, बट क्लास आप देखना ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप देखिए, आपका डेफिनेटली एनसीईआरटी सारी कवर हो जाएगी। ओके, तो इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि इस चैप्टर में 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। पहले चैप्टर में बता देती हूँ कि फटाफट से, ठीक है। उसके बाद मैं जो नोट्स है, नोट्स देखिए ये ऊपर है। ओके, ये नोट्स बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट नोट्स बताएंगे तो फिर शायद आपको ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, ये चैप्टर है स्वतंत्रता के बाद वाला। स्वतंत्रता के बाद की क्या स्थिति होती है वो इस चैप्टर में दर्शाई गई। ठीक है, अब देखिए, एक नया राष्ट्र और खंडित राष्ट्र। एक नया और खंडित राष्ट्र इसलिए कहा गया है क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में बढ़ जाता है धीरे धीरे, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए इन्होंने खंडित बोला है। और नया इसलिए बोला है क्योंकि इसका विभाजन हो गया है, इसलिए इसको नया बोला गया है। ठीक है ना, देखिए, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अगस्त 1947 में हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था, तो फिर उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी, जैसे कि लाइक डिवाइड हुआ था इंडिया, और तो इंडिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत के हिस्से में आ गए थे, तो जिसे हम बोल सकते हैं कि 80 लाख जो थे शरणार्थी, वो पाकिस्तान से भारत आ गए थे जब विभाजन हुआ था। अब जब भाई 80 लाख लोग यहाँ आ गए हैं, तो उनके रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम करना, उन्हें रोज़गार देना, ये सब बहुत ज़्यादा समस्या थी, या फिर हम बोल सकते हैं यही सब हमारी चुनौतियाँ थी, यही बड़ी चुनौतियाँ थी। ओके, फिर क्या होता है, इतना ही नहीं, यहीं पे समस्या हमारी ख़त्म नहीं होती है, और समस्या ये शुरू होती है कि रियासतों की भी समस्या थी। अब रियासतों की क्या समस्या थी, 500 रियासतें राजाओं और नवाब के शासन में चल रही थी, करीब 500 रियासतें राजाओं या फिर नवाबों के शासन में चल रही थी। ठीक है, और उन सभी रियासतों को नए राष्ट्र में शामिल कराना एक टेढ़ा काम था, या फिर हम बोल सकते हैं टेढ़ी खीर था, क्योंकि नए राष्ट्र में हम आम लोगों को उनकी दिक्कतों को तो चलो उनको समझा सकते, बट रियासतों को शामिल करना एक डिफ़िकल्ट काम था। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, शरणार्थी और रियासतों की समस्या पर ध्यान देना मतलब लाजमी था, मतलब ज़रूरी था। ठीक है, लंबे में इस नवजात राष्ट्र को, जो नया राष्ट्र निर्मित हुआ है, इसी को बोला है नवजात राष्ट्र। ऐसी राजनीतिक या फिर ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत, विकसित करने की ज़रूरत थी, जो कि आम लोगों की आशाओं, या जैसा आम लोग चाहते थे, आम लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं पर अच्छी तरह या फिर खरी उतरे। ओके, तो इस पेज में यही बताया गया है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उसके सामने क्या क्या समस्या आई। पाकिस्तान से लोग आ गए तो उन्हें रोज़गार देना, काम देना, फिर रियासतों को अपने में शामिल करना एक टेढ़ी कीर थी। ये पेज में यही बताया गया। अब आपको जो ये इमेज दिख रही है, ये इमेज है इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थि का विसर्जन हो रहा है, तो वहीं की ये कुछ इमेज है फरवरी 1948 की। देखिए, आज़ादी को भी 6 महीने ही, या फिर हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता को अभी 6 महीने ही नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र फिर से शोक में पड़ गया। अब शोक में क्यों पड़ गया, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे, है ना, नाथूराम गोडसे थे, वो कट्टर विचारों वाले इसलिए थे क्योंकि जैसे हमारे महात्मा गांधी जो थे, वो ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों में सद्भावना रहे, है ना, तो ये नाथूराम गोडसे ऐसा नहीं चाहते थे, तो इन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी। ठीक है, गांधी जी इस चीज़ में विश्वास रखते थे, या गांधी जी से मतभेद इसीलिए था क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे हिंदू और मुसलमानों की सद्भावना बनाए हुए इकट्ठा रखना चाहिए, मतलब दोनों मिलजुल कर रहे। ठीक है, उसी शाम मतलब उसी दिन
शाम को आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का एक भावुक भाषण आता है कि दोस्तों अब हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है क्योंकि हमारे प्रिय नेता जिन्हें हम राष्ट्रपिता बोलते हैं महात्मा गांधी अब नहीं रहे। ठीक है, ये इमेज उसी की है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है 1948 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, मतलब हम बोल सकते हैं 1947 में भारत की आबादी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 34.5 करोड़ की आबादी थी। और यह आबादी आपस में ही बटी हुई थी, इसमें ऊंची नीची जातियाँ थी, बहुत बहुल हिंदू समुदाय, अन्य धर्म को मानने वाले लोग थे। ठीक है, इस विशाल देश में लोग तरह तरह की भाषाएं भी बोलते थे, उनके पहनावे में भी काफ़ी फ़र्क था, खान पीन, उनके खान पान में, काम धंधे में भी बहुत विविधता थी। ठीक है, तो इस विविधता वाले देश को भला कैसे एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जा सकता है, ये सोचने का विषय था। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या, मतलब एकता की एक समस्या थी, कैसे हम सबको एकत्रित करें, मतलब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट पहनावा है, डिफरेंट काम धंधा, ये तो समस्या है ही कि उनको एकता, और इसके साथ एक और बड़ी समस्या ये है कि विकास कैसे हो। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गाँव में रहती थी, है ना, गाँव में रहती थी। ठीक है, तो जीवन यापन करने के लिए, आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए किसान और काश्तकार क्या करते थे, बारिश पर निर्भर रहते थे, है ना। और ये स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी, है ना, गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो गई तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी भारी संकट हो जाता था, है ना, कि अगर फसल उनकी ख़राब हो जाती थी तो भाई वही उनका सोर्स ऑफ इनकम था, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब फिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। शहरों में क्या होता था, फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालना, मतलब गरीबी से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज को बढ़ाने की ज़रूरत थी कि भाई खेती की उपज को बढ़ाया जाए, ठीक है, बल्कि नए उद्योगों का, मतलब लोगों को काम मिल सके, रोज़गार मिल सके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो इन दो पैसेज में यही बताया गया कि आबादी बहुत ज़्यादा थी, डिफरेंट समुदाय के लोग रहते थे, तो उनको एकत्रित करना, एकता बनाना डिफ़िकल्ट था। इतना ही नहीं, उनको रोज़गार देने की बहुत ज़्यादा समस्या थी। अब इसमें ये हुआ कि उनको एक तो रोज़गार देना है और खेती की उपज को बढ़ाना है, इन दो पैसेज में यही बताया गया है। नेक्स्ट, ये पैसेज इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। नए संविधान की रचना यहाँ से इम्पोर्टेंट है तो पढ़ते हैं। देखिए, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीय या 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया, है ना। लेकिन अगर हम बोल सकते हैं कि ये संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित तो हुई थी, परंतु इसके सदस्य जो थे पूरे देश में फैले हुए थे, मतलब ये जो लोग थे ना 300 भारतीय, ये संविधान सभा की बैठक में आयोजित तो हुआ था, लेकिन इसकी जो सोच थी, ये चीज़ थी जो वहाँ पे डिस्कशन हुआ था संविधान सभा में, ये पूरे देश में ही फैला हुआ था, है ना, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे, बहुत सारे देश मतलब जगह जगह पे फैले हुए थे बहुत सारी राजनीतिक पार्टी। ठीक है, इन चर्चाओं के फलस्वरूप ये होता है कि भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, है ना। कब लागू किया भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो जाती। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि हमारे संविधान की एक और खासियत है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए, इसमें ये होता है कि 21 साल से ज़्यादा की उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय या फिर राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, कि अगर आप 21 साल से ऊपर हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ओके, और ये एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़े टुकड़ों में ही दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसमें यही बताया गया, नए संविधान की रचना। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि
देखिए, सबसे पहले अगर हम पहले ही हमने ये बात कर ली कि वयस्क मताधिकार मिला, ठीक है। सबसे पहले पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला था, उसके बाद सबसे पहले किसे मिला था? पुरुषों को। ये एग्ज़ाम में आपके पूछा भी गया, ठीक है। उसके बाद मतलब अभी पीछे आप देखेंगे एक्सरसाइज़ में भी है। पुरुषों को सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार है, उसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार है, फिर मज़दूर को काफ़ी संघर्ष के बाद ये अधिकार मिलता है, फिर सबसे लास्ट में महिलाओं को मिलता है, ठीक है। जो भी जुझारू संघर्ष के बाद मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद या संघर्ष करने के बाद उन्हें महिलाओं को मिलता है, ओके। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला भी लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुष को यह अधिकार मिलेगा, भले ही वह अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हो, कोई भी हो, ठीक है। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट ये है, संविधान की दूसरी विशेषता यह भी थी कि उसमें तमाम जाति, धर्म या फिर किसी भी पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है ना। उन्हें समान माना गया, कोई भी उसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत ये भी था कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता है और ना ही बनना चाहिए। ये इन्होंने इसलिए बोला था कि भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो, ठीक है। वो इसलिए चाहते थे कि भारत को हिंदू देश घोषित किया जाए, ठीक है। ये बात के पक्ष में वो कहते हैं कि पाकिस्तान का उदाहरण दिया कि भाई पाकिस्तान को अलग कर दिया है तो उनको मुस्लिम घोषित कर दिया है, मुस्लिम कंट्री, ठीक है। तो हिंदुस्तान को भी आप हिंदू देश घोषित कर दो, है ना। तो फिर एक खास समुदाय मुस्लिम के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है। परंतु जवाहरलाल नेहरू जी ये बोलते हैं कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता है, ना ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में ऐसा है कि काफ़ी लोग रहते हैं, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, ओके। नए संविधान में इन समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए जाएं जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में, नौकरियों में हो या किसी में भी हो, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या थर्ड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि संविधान की तीसरी विशेषता, ये दो विशेषता हम डिस्कस करते हैं। एक मताधिकार वाला, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दूसरा, सबको इक्वल राइट्स हो। तीसरी विशेषता ये है संविधान की, समाज के निर्धन और वंचित तबके के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी, जैसे कि भारत के सम्मान को कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया, जो कि अनटचेबिलिटी राइट नहीं है, आर्टिकल 17 में दिया गया है अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो उसको भी ख़त्म किया जाए, ठीक है। लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें सरकारी नौकरी के कुछ हिस्से निचली जाति के सदस्य के लिए आरक्षित करनी चाहिए या आरक्षित कर दी जाए, ठीक है। अब उम्मीदवारों के पास इतने अंक, अब ये होता था कि जो निचली जाति के होते थे उन्होंने, कुछ लोगों ने ये दलील दी कि उम्मीदवारों के पास इतने अंक या फिर शैक्षिक योग्यता नहीं होती थी, इसलिए उनको कुछ सीटें रिजर्व कर दिया जाए या फिर कुछ कम मार्क्स पे उनका सिलेक्शन हो, जिसे हम अभी बोलते हैं ना रिजर्वेशन, ठीक है। संविधान सभा के HD खांडेकर ने यह भी कहा, हरिजनों को की क्षमता के लिए ऊंची जाति ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि हजारों साल तक उन्हें दबा कर रखा, आप लोगों ने ये भी किया, अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबा दिया कि हमारे मस्तिष्क, शरीर, बल्कि हमारे हृदय भी काम नहीं करता है, ना ही आगे बढ़ पाने पे हम सक्षम हैं। भाई यही तो होगा, अगर किसी एक तबके को दबा दिया जाएगा, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा आप सेवा करो, तो फिर क्या होगा? फिर यही तो रीज़न होगा, जब पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो कैसे उनका डेवलपमेंट होगा, है ना। तो भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों में भी विधेयक ये सब पारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें डिस्कस करना है कि देखिए, अब इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान सभा में 3 सूचियां, जिसे हम 3 लिस्ट बोलते हैं ना, सेंट्रल, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखिए, सेंट्रल लिस्ट या केंद्रीय सूची जो होती है उसमें कराधान, रक्षा
और विदेशी मामले आए हैं। ये आपके सीटेट में पूछा भी गया, इसे आप एज इट इज़ रट लीजिए कि सेंट्रल में कौन कौन आता है। कराधान, रक्षा रक्षा और विदेशी मामले आते हैं सेंट्रल लिस्ट में, केंद्रीय सूची में ना। राज्य सूची की अगर बात करें तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी विषय के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य किस में आता है, राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य ना। कॉन्करेंट लिस्ट में या फिर समवर्ती सूची में आपका क्या आता है, वन एवं कृषि आदि विषयों को रखा गया, वन और कृषि आदि विषयों को रखा गया। आप दो याद कर लिए, कॉन्करेंट और स्टेट, फिर उसके बाद जो बचता है वो आपका केंद्रीय सूची में आ जाएगा, कराधान, रक्षा और विदेशी, मतलब ये रट लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, संविधान पर काफ़ी तीखे बहस होते, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि जैसे अंग्रेज चले गए हैं तो जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी को भी विदा कर दो, है ना। तो ये बात इसलिए ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब फिर जो हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी, वो ये चाहते थे अब वो ये बोलते हैं, जैसे टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदी थोपी गई दक्षिण में, ठीक है, तो सारे लोग क्या करेंगे, भारत से अलग हो जाएंगे। तो भाई इस विवाद से बचने के लिए एक बीच का रास्ता ये सोचा गया कि हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा। बट जो अदालत सेवाएं, विभिन्न राज्य के बीच संचार, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो उसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। ओके, तो ये मतभेद से या ये को डिस्प्यूट से बच जाएंगे कि भाई अलग नहीं होगा, वरना फिर वो साउथ अलग हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, सबसे आप संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का था, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के, ठीक है, प्रारूप समिति की। ये आप ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा, बट स्टिल जिनके नेतृत्व में दस्तावेज की अंतिम दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में अंबेडकर जी ने कहा है, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये होती है, राज्यों का गठन कैसे किया। अब ये समस्या आ जाती है कि भाई राज्य का गठन कैसे करा जाए। तो देखिए 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत हो जाएगा। ओके, देश आज़ाद हो जाएगा तो जो मतलब एक तरह की भाषा बोलते हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, एक तरह की भाषा बोलते हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आश्वासन दिया था, ठीक है। 9 आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। जब कोई कदम नहीं उठाया तो क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था, इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगे में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। यह एक चिंता का विषय था। हमारे देश भाषा के आधार पर इस तरह से बंटवारा क्या झेल सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे, ठीक है। और उन्होंने ये अपना अपना स्पष्ट मतलब बताया। फिर ये होता है सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिले में सबसे ज़्यादा दिखाई दिया था। 1952 में आम चुनाव में नेहरू वहाँ चुनाव के प्रचार प्रसार करने गए तो लोगों ने क्या करा, काले झंडे दिखाए और हमें आंध्रा चाहिए के नारे लगाए, ठीक है। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हैं कि भाई आंध्र राज्य का गठन आप अलग कर दीजिए, ठीक है। ये पोटलू श्री रामुलु तेलुगु भाषियों की तरफ से, ठीक है। और ये क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। जैसे अनशन बढ़ने लगता है, बहुत सारे लोग इनका समर्थन करने लगते हैं, जगह जगह हड़ताल और जुलूस निकालने लगते हैं। फिर ये होता है 58 दिन के बाद वही पोटलू श्री रामालू जो भी हैं
58 दिन के अनशन पर बैठते हैं, फिर 15 दिसंबर 1952 को इनका देहांत हो जाता है। अब ये अखबार जैसा कि अखबार ने लिखा, अब इनके देहांत की खबर पूरे आंध्र को अस्त-व्यस्त कर देती। विरोध इतना ज़्यादा व्यापक हो जाता है कि केंद्र सरकार को ये बात आखिर माननी पड़ती है। फिर कब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। आंध्रा का सबसे पहले गठन हुआ, और कब हुआ ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है जब आंध्र के बाद अन्य भाषाई समुदाय अपने अपने राज्य की मांग करने, भाई एक चीज़ होती है तो सभी वैसा मांगने लगते हैं। इसके फलस्वरूप ये हुआ कि 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांत का गठन के उद्देश्य से जिले और प्रांत की सीमा को पुनः तय किया जाए, ठीक है। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिया गया। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्य में बांट दिया गया। 1966 में क्या होता है, पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। स्टार्ट होता है आंध्र प्रदेश से, फिर बम्बई होता है, फिर ये वाला 1956 में होता है, फिर 60 में होता है, फिर 66 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, ये पंचवर्षीय योजना पर नेहरू के विचार हैं, ठीक है। अब ये भिलाई इस्पात आपसे पूछा जाता है किसी किसी एग्जाम में, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक करके रखा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री थे, ठीक है। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था, ठीक है। और ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। देखिए, 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं, है ना, वर्षगांठ मनाई थी, ठीक है। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक किस हद तक पा चुके हैं या पाने में साकार रहे, वो कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि भारत अब तक लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है, गर्व के लायक है ये बात, है ना। बहुत सारे विदेशी प्रक्षेपों का मानना ये भी था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। लोगों को लगता था भारत का प्रत्येक क्षेत्र भाषाई समूह अपने अलग अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को ऐसा भी लगता था भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आकांक्षाएं निर्मूल साबित हो गई। आज़ादी के 13 आम चुनाव हो चुके थे। आज़ादी के बाद अब तक 13 आम चुनाव हो चुके थे, जिसमें कि राज्य और स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके थे, ओके। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता की राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बनी। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप चाहें इसमें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, ये इसमें ये लिखा है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि आज हमारे देश में मतलब मतभेद ये है कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद भी अछूत समुदाय, जैसे गांव में आप देखेंगे तो आज भी मतलब नीची जाति या दलितों को मतलब एक ही, जैसे मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं, जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार नहीं है, जिसमें और सवर्ण लोग पीते हैं। मतलब ये सब चीज़ें हैं, अभी भी प्रचलन में है, अभी पूरी तरह से वो नहीं गया है, ठीक है। और ये भी हम देख सकते हैं, जैसे जिनके पास ज़्यादा, अमीर और गरीब का फैसला ये है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है भाई आलीशान घर में रह रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करते, वो अपना झुग्गी झुपड़ियों में रह रहे हैं, खाने के लिए ही अपना जुगाड़ कर लें, बड़ी बात है ना। यही सब कुछ में लिखा हुआ है। अब देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, ये है 1956 में, जिस समय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, उस समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सीलोन की संसद ने एक नया कानून पारित किया था। जस्ट अ मिनट, इसमें इमेज
अब एक कानून पारित करके सिंहला भाषा, कौन सी भाषा, ये आप देख लीजिए, सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल और राजनीतिक परीक्षाओं अदालतों की भाषा बना दिया गया। अब सिंहला के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यक इस कानून का विरोध करने लगे। तमिल संसद ने कहा, जब आप मुझसे मेरी भाषा ही छीन ले रहे हैं तो आप मेरा सब कुछ छीने ले रहे हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सीलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं आपको एक विभाजन सीलोन ही मिलेगा। सिंहली भाषा एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलेगी, इस कानून पारित रही तो छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो जाएंगे। ओके, अब ये बात ये भी होती है, पाकिस्तान भी इसीलिए दो टुकड़े में बढ़ गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा के लोग रहते थे, पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा था। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, सिंहला पर श्रीलंका थोप दिया गया। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने बोला था ना कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है केंद्रीय सूची में, तो आप देखिए कराधान, रक्षा, विदेशी मामले, संवर्ती में वन, कृषि। ठीक है, आप इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं किसकी हत्या के बाद आंध्र को, मतलब किस अनशन पे बैठे थे, यही बैठे थे ना, इसी के बाद आंध्र अलग राज्य स्थापित हुआ, ये आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको फटाफट अपने नोट्स दिखा देती हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 5 मिनट। देखिए, 30 जनवरी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब करी थी? 30 जनवरी 1948 में। 1947 में क्या था, इतनी करोड़ आबादी थी, 34.5 करोड़ आबादी थी। अब अगर हम बात करें 1946 से 1949 के बीच भी क्या था, 300 भारतीयों ने क्या करा था, ये 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया था, है ना, ये विचार विमर्श किया था। ओके, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, सार्वभौमिक मताधिकार वही है जो 21 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है। संविधान की दूसरी विशेषता ये भी थी कि सभी जाति धर्म के लोगों को मतलब संविधान की दूसरी व्यवस्था ये थी कि सभी जाति धर्म या किसी भी पृष्ठभूमि में रखने वाले नागरिकों को मतलब सबको इक्वल राइट्स, है ना, ये इक्वल राइट्स आप बोल सकते हैं। थर्ड विशेषता ये थी संविधान की कि जो अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल, आप ये याद रख सकते हैं, अनटचेबिलिटी वाला, है ना, कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। फिर 3 सूची हमने बताया, केंद्रीय, राज्य, समवर्ती। ठीक है, अब बी आर अम्बेडकर संविधान के जनक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, राज्यों का गठन कैसे हुआ? 1920 में दशक स्वतंत्रता मुख्य पार्टी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद होगा, जो बड़ी भाषाई समूह है उनको अपना अलग प्रांत हो जाएगा, बट वो भूल जाते हैं। फिर ये दोनों लोग चाहते थे कि भाई ना हो। ठीक है, फिर 1952 में क्या होता है, ये अनशन पे बैठ जाते हैं। फिर अक्टूबर 1953 में सबसे पहले आंध्रा का गठन होता है। 60 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में बांट दिया जाता है। 66 में पंजाब का विभाजन हो जाता है, फिर हरियाणा को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि 50 में क्या होता है, योजना आयोग का गठन, प्लानिंग कमीशन का गठन होता है। 56 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, जिसमें अब देखिए ये शायद कहीं रह गया है तो इसमें बता देती हूँ मैं। 1950 में योजना आयोग का गठन होता है। इसमें ये होता है कि राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे इस पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 56 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, इसमें इस्पात और भारी उद्योग और विशेल बांध परियोजनाओं पर मतलब फोकस किया गया। ठीक है, ये किसी पेज में हमें लगता रह गया था, तो ये इन्फॉर्मेशन रह गई थी, यहाँ से आप पढ़ लें। भिलाई इस्पात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ये बुक पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद क्लास 7 की होगी। और प्लीज़ आप वीडियो को सुना करिए, देखा करिए, मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत से बना रही हूँ वीडियोस, आप सुनिए। ठीक है, डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर होगा। और प्लीज़ लाइक करा करिए वीडियोस को, आगे लोगों तक पहुँचे। ठीक है, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।